आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गेम थ्योरी एंड ओलिगोपोलिस्टिक बिहेवियर। इसमें गेम थ्योरी का अप्लाई कैसे करते हैं और गेम थ्योरी का एप्लीकेशन ओलिगोपोली में किस तरह से किया जाता है, फर्म कैसे रिएक्ट करता है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन ऑफ गेम थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी। जो जब हम गेम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ना, जैसे कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम, प्लेयर स्ट्रेटजी, जीरो कांस्टेंट गेम, नॉन जीरो कांस्टेंट गेम, और उसके बाद डोमिनेंट स्ट्रेटजी है ना। उसके बाद देखेंगे इसका नाश इक्विलिब्रियम, फिर एनएम गेम थ्योरी या उसी को हम लोग सेटल पॉइंट कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे मिक्स स्ट्रेटजी, और उसके बाद देखेंगे प्रिजनर डायलिमा और टिट फॉर टाइट और स्ट्रेटजिक मूव्स। तो बेसिकली ये प्रिजनर डायलिमा, टिट फॉर टाइट और स्ट्रेटजिक मूव, ये तीनों एक ही पार्ट का है, प्रिजनर डायलिमा का ही पार्ट है। तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ गेम थ्योरी। ठीक है। तो गेम थ्योरी जो बेसिकली जब हम लोग गेम का बात करते हैं तो गेम में क्या होता है कि प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स जो खेलते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है, स्ट्रेटजी होता है, मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन। और उसके बाद आउटकम्स होता है, आउटकम्स, है ना। मतलब कि प्लेयर डिसीजन लेगा, है ना, और डिसीजन का जो फाइनल आउटकम्स आएगा वो क्या होगा। जैसे कि अगर कोई ताश का पत्ता खेलता है तो खेलने वाला क्या क्या कहलाएगा, प्लेयर। और अगर वो कोई स्पेसिफिक पत्ता चूज करता है तो वो उसका स्ट्रेटजी हो जाएगा कि नाहला मारना है कि दहला मारना है कि एका मारना है। और उसके बाद आउटकम्स क्या होगा कि लॉस होगा या फिर गेन करेगा। ठीक है, लॉस होगा या तो गेन होगा। तो हम लोग जब भी गेम में देखते हैं तो अगर एक विनर होता है तो दूसरा लूजर होता है। अगर एक जीत जाता है तो दूसरा को नुकसान होता है, मतलब कि एक का जितना गेन होगा, गेन बराबर लॉस होता है ना। तो वही चीज यहाँ पर देखेंगे कि गेम थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट का यूज हम ओलिगोपोली में किस तरह से करते हैं। ठीक है। तो ओलिगोपोली का बिहेवियर में हम लोग जितना भी प्रीवियस थ्योरी या मॉडल जो पढ़े हैं वो रियल नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्टनिटी नहीं होती है बल्कि अनसर्टनिटी होती है। सर्टनिटी नहीं होती है बल्कि अनसर्टनिटी होती है। अनसर्टनिटी कहने का मतलब जो फर्म का बिहेवियर वो जस्ट लाइक ए गेम की तरह होता है ना, कि कौन क्या चलेगा, है ना, कि कौन कब स्ट्रेटजी चलेगा और कब नहीं चलेगा। दूसरा चीज कि इस केस में एक दूसरे से इम्पैक्ट इसलिए डालता है क्योंकि यहाँ पर फर्म क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी होता है, इंटरडिपेंडेंसी डेंसी। तो एक का डिसीजन दूसरा दूसरा का डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर एक गेन करेगा तो दूसरा लॉस होगा। तो जितने भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी था वो रियल नेचर को, ओलिगोपोलिस्ट के रियल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि फर्म किस तरह से रिएक्ट करता है ना। एक के रिएक्शन के बाद दूसरा फर्म किस तरह से रिएक्ट करता है ना, किस तरह से कंपटीशन होता है और कंपटीशन के लिए कौन कौन सा मूव या फिर स्ट्रेटजी चला जाता है जिससे कि दूसरे को मार्केट को कम किया जाए और अपने मार्केट को बढ़ाया जाए। मतलब इफेक्टिव पॉलिसी की बात करता है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारा डिफरेंट मेथड है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें देखते हैं कि इसको दिया कौन था, गेम थ्योरी कौन दिया था, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एनएम गेम थ्योरी। एनएम मतलब होता है न्यूमन मोरगास्टिन।
कास्टिंग। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला गेम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, है ना, या दिया था, जिनका बुक का नाम था थ्योरी ऑफ गेम्स, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर, है ना। और ये पब्लिश कब हुआ था? 1944 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि गेम थ्योरी क्या है। डेफिनेशन ऑफ गेम थ्योरी, गेम थ्योरी। ठीक है, तो गेम थ्योरी क्या है? ये किससे रिलेटेड तो होता है? ऑप्टिमल चॉइस से, चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी, चॉइसेस ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, फिर जो प्लेयर चलता है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के, तो गेम थ्योरी यहाँ पर बात करता है किस चीज का? फर्म का ऑप्टिमम स्ट्रेटजी का, जिससे कि वो मैक्सिमम या फिर अधिकतम प्रॉफिट कमा सके, है ना। जब यहाँ पर कंपटीशन भी रहेगा, मतलब कि अदर फर्म भी compete करेगा, तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉफिट ज्यादा कब कमा सकता है? जब कंपिटिटर फर्म जो है उसको डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो गेम थ्योरी का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं होता है, बल्कि और भी सब्जेक्ट में इसका उपयोग किया जाता है। एक तो हम लोग का तो होता है इकोनॉमिक्स में, है ना, ओलिगोपोलिस बिहेवियर को एग्जामिन करने के लिए। और नेक्स्ट जो होता है बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे बिजनेस चलाना है, कैसे उसको रन करना है, किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाना है ना, ताकि हम हमारा कंपनी ग्रोथ करे। दूसरा, इसका उपयोग सोशियोलॉजी में भी होता है, साइकोलॉजी में भी होता है गेम थ्योरी का प्रयोग। फिर पॉलिटिकल साइंस में भी होता है, आगे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग में, मिलिट्री प्लानिंग में कि कौन सा स्ट्रेटजी अपनाए जो हम जीत सकते हैं, और जीतेगा नहीं तो फिर लॉस होगा, है ना। तो हम लोग का यहाँ पर मेनली कंसर्न होगा इकोनॉमिक थ्योरी में, कि गेम का इकोनॉमिक्स में क्या इसका उपयोग है। और बेसिकली इन ओलिगोपोली में, ओलिगोपोली मार्केट में, जहाँ पर कुछ ही फर्म होते हैं, ज़्यादा फर्म नहीं होते हैं, और वो आपस में इंटरडिपेंडेंस होते हैं, और एक दूसरे के स्ट्रेटजी के कारण उन एक दूसरे का स्ट्रेटजी एक का स्ट्रेटजी दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेटजी अगर हम बोलते हैं तो डिसीजन, क्या क्या डिसीजन लेता है ना। तो डिसीजन में यहाँ पर बेसिकली जो चाल बिजनेस फॉर्म में जो चलता है, स्ट्रेटजी ऑफ ओलिगोपोली, स्ट्रेटजी ऑफ ओलिगोपोली, वो होता है पहला तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, प्राइस पॉलिसी को चेंज करेगा, या फिर शॉर्टकट में यहाँ पर आप बोल सकते हैं प्राइस पॉलिसी, कि कम रखेगा, ज़्यादा है कि कंपटीशन करेगा, प्राइस वार, जिसको इसको हम लोग प्राइस वार भी कहते हैं। एक कम करेगा तो दूसरा भी कम करेगा। तो पहला चाल तो फर्मों का एक प्राइस होता है। दूसरा आउटपुट, चेंज इन आउटपुट। तीसरा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कि किस तरह का एडवर्टाइजमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव होगा, जो हमारा प्रोडक्ट यूनिक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और नेक्स्ट जो चाल होता है, स्ट्रेटजी होता है, वो अबाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में R&D आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हमारा अपने प्रोडक्ट का कैसे उसको अलग दूसरे प्रोडक्ट से, जो क्लोथ सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, जो कंपिटिटर फर्म है,
उन उसके प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट हो, कलर वाइज हो, है ना, कि साइज वाइज हो, या फिर कोई ऑफर दे दे। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का कोशिश किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी फर्म ये 4 पॉलिसी को अपनाता है, मतलब कि फर्म के पास एटलीस्ट 4 स्ट्रेटजी होता है, चारों में से कोई एक बार में चल सकता है, या फिर कभी कभी साइमल्टेनियसली भी चलता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेम। गेम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, कौन सा टर्मोलॉजी इसमें यूज होता है। बेसिकली इसमें हम लोग बात करेंगे टर्मोलॉजी का, है ना, वर्ड का जो इस्तेमाल होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, जो गेम को जो डिवाइड किया जाता है वो होता है कोऑपरेटिव गेम एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम। नॉन कोऑपरेटिव गेम गेम जैसे ओलिगोपोली में हम लोग पढ़े थे कोलिसिव, है ना, कोलिसिव और नॉन कोलिसिव। यहाँ पर भी सेम मीनिंग होता है यहाँ पर कि कोलिसिव और नॉन कोलिसिव का। कोलिसिव, तो कोलिसिव कहने का मतलब होता है कि कोलिब्रेट हो जाता है, ये कार्टेल का नेचर हो जाता है, कार्टेल, है ना। और ये जो हो जाता है हमारा ड्यूओपोली या फिर किंग डिमांड जो हम लोग देख रहे थे, जो एक दूसरे का कोई भी कोऑपरेशन नहीं होता है। हर फर्म यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि कंपटीटर होता है, कंपटीटर। ठीक है, हर हर फर्म यहाँ पर क्या चाहता है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। जबकि और जब इस तरह का होता है तो यहाँ पर कंपटीशन होता है, मतलब कि यहाँ पर ओपन कंपटीशन होता है, ओपन कंपटीशन अमंग द फर्म। जबकि कोलिसिव में क्या होता है, कार्टेल होता है। तो कार्टेल में यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रतियोगिता होता है, कंपटीशन होता है, कंपटीशन, इसको कम किया जाता है या रिड्यूस करके इसमें मोनोपोली नेचर बनता है, मोनोपोली नेचर। और इसमें क्या होता है, हाई प्राइस चार्ज करके हाई प्रॉफिट भी कमाता है। लेकिन इस केस में हमारा क्या होता है कि चीटिंग का प्रोसेस हो जाता है ना। चीटिंग जो आगे हम लोग प्रिजनर डायलिमा में पढ़ते हैं कि कार्टेल है लेकिन अंदर से वो चीट कर रहा है एक दूसरे को, कि एग्रीमेंट कार्टेल में है लेकिन वो साइड से, है ना, जो अननोन है, कोई जान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो चीटिंग करता है। तो उस प्रोसेस में हम लोग गेम को किस तरह से डील करते हैं, या उस तरह से फर्म जो है वो किस तरह से डील करता है ना, और कार्टेल को किस तरह से इनस्टेबिलिटी की सामना करना पड़ता है। वहीं नॉन कोलिसिव में हम लोग देखेंगे, या फिर कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव गेम में ही देखेंगे कि इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं, जिसको हम लोग सैडल पॉइंट भी कहते हैं, सैडल पॉइंट, और नाश इक्विलिब्रियम, नाश इक्विलिब्रियम, और अदर मॉडर्न मेथड देखेंगे, मॉडर्न मेथड। ठीक है, इंटरनेशनली ये कैसे काम करता है, और इसमें भी कॉपरेशन का भी प्रोसेस जब आ जाता है ना, तो यहाँ पर हमारा प्रिजनर डायलिमा आ जाता है, प्रिजनर डायलिमा। तो इसका बहुत सारा उपयोग है, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, और फिर कोलिसिव वाला जो चीटिंग का प्रोसेस है उसमें भी हम एला यूज करते हैं। और आगे फिर हम लोग देखते हैं टिट फॉर टाइट, टिट फॉर टैट। इस केस में भी हम लोग प्रिजनर डायलिमा का ही यूज करते हैं, है ना। फिर डंपिंग का केस में भी इसी का यूज करते हैं, कि अगर किसी मार्केट को ख़त्म करना है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस केस में क्या क्या स्ट्रेटजी या पॉलिसी डंपिंग कंट्री अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ तो बेसिक समझ में आ गया कोऑपरेटिव गेम और नॉन कोऑपरेटिव गेम। तो बेसिकली कोऑपरेटिव में गेम तभी अप्लाई होगा जब वो चीट करेगा, और नॉन कोऑपरेटिव में हमेशा यूज होगा, है ना, कि कोलेबरेट करेगा या फिर इंडिपेंडेंटली वो कंपटीशन में
तो नॉन कोऑपरेटिव गेम में ही हमारा सारा स्ट्रेटजी आएगा, जो प्राइसिंग वाला, एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट वेरिएशन का जो है वो उसी में आएगा। नेक्स्ट जो होता है प्लेयर्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है बार बार यूज करेंगे प्लेयर्स। तो यहाँ पर प्लेयर्स का मतलब हो जाता है फर्म, है ना। फर्म ये जो डिसीजन मेकर होता है, ठीक है, कौन होता है, डिसीजन मेकर। जैसे कि कोई अगर कार्ड खेल रहा है तो कार्ड खेलने वाला ही प्लेयर कहलाएगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि कौन सी पत्ता हमको ओपोनेंट को काटने के लिए और उसको डोमिनेट करने के लिए देना होगा, है ना। तो यहाँ पर भी प्लेयर्स का मतलब क्या होता है, फर्म्स होता है ना, कि द प्लेयर आर द डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर, है ना। तो डिसीजन मेकर ही प्लेयर कहलाएगा। और ये हो सकता है मैनेजर भी हो सकता है, बेसिकली तो मैनेजर ही, मैनेजर्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट, ओलिगोपोलिस्ट फर्म। जैसे कि हम लोग जानते हैं सीईओ, है ना, तो यही बड़ा मैनेजर जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा भाषा में। तो यही मेन डिसीजन मेकर यही होता है कि कैसे हमको फर्म को रन करना है, कंपटीटर को कैसे लूज करना है, और अपने आप हमारा अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। नेक्स्ट जो होता है स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेटजी करने का मतलब होता है कि कौन सा डिसीजन लें, है ना, डिसीजन, डिसीजन, ठीक है, ताकि दूसरे जो कंपटीटर फर्म है वो डोमिनेट हो जाए, है ना, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो या फिर हमारा मार्केट शेयरिंग बढ़ जाए, और इसके साथ ही साथ हम एक्सेस कैपेसिटी को बिल्ड कर पाए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि वैसे डिसीजन या वो पॉलिसी, है ना, यहाँ पर पॉलिसी भी आप कर सकते हैं, जो राइवल फर्म को डोमिनेट करने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ डिसीजन, अब देखिए, अब डिसीजन बोलते हैं तो यहाँ पर एक प्राइस डिसीजन हो सकता है, दूसरा आउटपुट, तीसरा एडवर्टाइजमेंट, वर्टिजमेंट, और चौथा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, है ना। तो अब देखिए फर्म के पास ये स्ट्रेटजी, इतना चाल चल सकता है। पहला चाल जो होता है वो क्या करेगा कि या तो प्राइस कम करेगा और मार्केट पे कैप्चर करना चाहेगा, दूसरा आउटपुट को बढ़ा देगा और प्राइस को कम कर देगा, सप्लाई को बढ़ा देगा, या फिर आउटपुट एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हेवी एडवर्टाइजमेंट देगा, ठीक है, कि अगर लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो नहीं खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट के प्रमोशन करने के लिए या उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देना होता है। तो अगर एक एडवर्टाइजमेंट देगा, एक नहीं देगा, तो जो देगा उसको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा, अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना, जितने भी क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं या जितने भी फर्म अवेलेबल है एक प्रोडक्ट के लिए, उसमें से हर फर्म चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट यूनिक हो और चीप एंड बेस्ट हो, चीप एंड बेस्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए हेवी अमाउंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है, कि कंज्यूमर रिसर्च पे, मार्केटिंग रिसर्च पे भी खर्च होता है, कि कंज्यूमर को कौन सा टेस्ट पसंद है, कौन सी कलर पसंद है ना, और किस इनकम ग्रुप के लोग वहाँ पर हैं, उसके आधार पे प्रोडक्ट को भी डिवाइड किया जाता है, कि अगर कम आय वाले ग्रुप है तो 1 रुपया 2 रुपया का कम से कम प्राइस वाले पॉच बनाते हैं, और हाई वाला है तो डब्बा जिसका दाम 100 रुपया 200 रुपया के आसपास होता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है पे ऑफ, पे ऑफ, है ना। तो पे ऑफ बेसिकली क्या होता है, आउटकम्स होता है, आउटकम्स या कंसिक्वेंस ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है।
स्ट्रेटजी कि जो स्ट्रेटजी चला, जो डिसीजन लिया, उसका आउटकम्स क्या आया। तो आउटकम्स दो रूप में आ सकता है, या तो उसको प्रॉफिट होगा या फिर उसको लॉस होगा, है ना। तो प्रॉफिट और लॉस को जब हम क्वांटिटिव रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा पे ऑफ होता है, या फिर हमारा एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी अगर हम अपनाते हैं तो हमको 4 रुपया पर प्रोडक्ट बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये डिसीजन का क्या हुआ, स्ट्रेटजी का आउटकम्स हुआ कि उसको 4 रुपया बेनिफिट होगा। अगर एडवर्टाइजमेंट दूसरा कोई हेवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया और इस पे डोमिनेट हो गया, तो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी उसको 2 रुपया का नुकसान हुआ। तो ये क्या हो रहा है कि उसका स्ट्रेटजी का आउटकम्स आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उसका प्रभाव आ रहा है, हाँ। और इसी आउटकम को जब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, इस तरह रो में हम लोग किसको देखते हैं, रोज में ए का स्ट्रेटजी, और कॉलम में किसको देखते हैं, बी का, है ना। एक्चुअली एक ही का देखते हैं, एक साथ दोनों को नहीं देखते हैं, लेकिन मान के चलते हैं एक को गेन होगा तो दूसरा को लॉस होगा, ठीक है। जो आगे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पे ऑफ जो है वो डिसीजन या स्ट्रेटजी का आउटकम्स है, और अगर ये आउटकम्स को या पे ऑफ को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है, पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से स्ट्रेटजी क्या है, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीरो सम गेम, जीरो सम गेम, ठीक है। तो जीरो सम गेम किसको कहेंगे कि वैसे गेम जिसमें एक को लॉस होगा तो दूसरा को बेनिफिट होगा। मतलब कि यहाँ पर जो गेनर जो एक एक अगर गेन करता है तो दूसरा क्या करेगा, लूज लूज लॉस होगा, उसको एक को गेन होगा और दूसरा को लॉस होगा। तो जितना एक को गेन होगा उतना ही दूसरा को लॉस होगा। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा। जैसे कि अगर दो प्लेयर है ए और बी, और टोटल यहाँ पर क्या है कि टोटल बेनिफिट या टोटल अगर मान के चले कस्टमर है, अगर ये कांस्टेंट मान लेना पड़ता है, कांस्टेंट, है ना। कि जैसे 10 कंज्यूमर है, तो 10 कंज्यूमर है तो ए और बी दोनों दोनों के लिए 10 है टोटल। तो अगर एक के पास 5 रहेगा तो दूसरे के पास भी 5 रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन ये है, तो अगर यहाँ से 3 कस्टमर इसके पास चला जाता है, 5 और 3 कितना हो जाता है, 8, और तो यहाँ पर कितना बचता है, 2। तो इसका गेन कितना हुआ, 3, और ये लॉस कितना हुआ, 3। तो टोटल यहाँ पर सम कितना आया, 0। तो इसी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं जीरो सम गेम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट सम गेम, क्योंकि इसका जो आउटकम्स होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। या फिर पे ऑफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है कि 10 है तो 10 ही। या फिर उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है गेम का, 1 होता है ना। तो अगर एक पी अगर करता है तो दूसरा को क्या मिलेगा, 1 माइनस पी। मतलब कि एक अगर 0.6% मार्केट पे कैप्चर कर लेता है तो दूसरे के लिए कितना बचेगा, 1 माइनस 0.6। तो ये 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पर 0.6 से ये 0.8 हो जाता है तो 0.2 पॉइंट का वृद्धि हो गया, है ना। तो दूसरा बार में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर ये 0.8 हो जाएगा तो इसके पास कितना बचेगा, 0.2। तो यहाँ पर एक गेन कर रहा है कितना, 0.2, और दूसरा लॉस कर रहा है 0.2। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ दोनों का जब हम मिलाते हैं गेन एंड लॉस मिलकर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट सम गेम में हमारा आउटकम्स जो होता है वो गिवन होता है। तो इस स्थिति में
जब एक गेन करेगा तो दूसरा लॉस करेगा, तो गेन और लॉस को दोनों को जोड़ेंगे तो वही हमारा उसका शेष जो आएगा वो 0 आएगा, और यही कारण से हम जीरो सम गेम कहते हैं। इसी में दूसरा आता है नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम तो बेसिकली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही पाया जाता है, रियल वर्ल्ड में। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि एक अगर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है इसका भी बढ़ रहा है, दो कंपनी है ए और बी, तो अगर ए एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो इसका भी बढ़ रहा है, बी का भी बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो दोनों का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, शेष जीरो नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव सम ऑफ गेम। पॉजिटिव सम ऑफ गेम, यहाँ पर दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना। अगर इसी में अगर एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरा को लॉस हो रहा है एडवर्टाइजमेंट से, या फिर एक एडवर्टाइजमेंट दे रहा है और दूसरा एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा है, तो अगर ये लॉस करेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव सम ऑफ गेम। नेगेटिव सम ऑफ गेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो करने का मतलब दोनों का गेन और लॉस, ये तो दोनों को गेन भी हो सकता है, दोनों को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, कि मान के चलते दोनों में अपना अपना प्राइस कम कर दिया तो इस केस में दोनों को नुकसान होगा, तो यही हमारा कहलाता है नेगेटिव सम ऑफ गेम। तो नॉन जीरो में इसका आउटकम्स कभी कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये में भी दोनों एक साइमल्टेनियसली गेन भी कर सकता है, तो अगर साइमल्टेनियसली गेन करता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव सम ऑफ गेम कहते हैं, और दोनों अगर साइमल्टेनियसली अगर नुकसान होता है तो उसको नेगेटिव सम ऑफ गेम कहते हैं, और मे बी गेन और लॉस भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी। डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, डोमिनेंट कहने का मतलब होता है दूसरे को गिराना या फिर दूसरे पे हावी होना। तो दूसरे पे हावी कब होगा, जब ये ऑप्टिमम स्ट्रेटजी अपनाता है। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, या फिर इसको हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। स्ट्रेटजी, ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटजी अगर चलेगा तो दूसरा अपने आप डोमिनेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि द डोमिनेट स्ट्रेटजी इज द ऑप्टिमम चॉइस फॉर ए प्लेयर नो मैटर व्हाट द ओपोनेंट डज। ठीक है, अपना ये बेस्ट स्ट्रेटजी चलेगा, है ना, ये देखते हुए कि दूसरा प्लेयर क्या चल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है ना। नो मैटर व्हाट द ओपोनेंट डज, कि जो इसका राइवल फर्म है वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ से ही अपना बेस्ट स्ट्रेटजी चलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम टेलीकॉम कंपनी में जियो का बात करें तो 4G इसका क्या था, डोमिनेट स्ट्रेटजी था। ये बाकी बात अदर कंपनी क्या कर रहा था इसको मतलब नहीं था, लेकिन ये अपनी तरफ से बेस्ट स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पर 4G जो पॉलिसी था कंपनी का, वो हमारा रिलायंस का डोमिनेट स्ट्रेटजी कहलाएगा, है ना। ठीक है, तो डोमिनेट स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेयर जो है अपना ऑप्टिमम स्ट्रेटजी अपनाएगा, है ना, कि ये देखते हुए कि दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना, कि द डोमिनेट स्ट्रेटजी इज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर ए प्लेयर नो मैटर व्हाट द ओपोनेंट डज। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक देख सकते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कि ये बी प्लेयर का हो गया, ये ए प्लेयर का हो गया, है ना। ये एडवर्टाइजमेंट, ये नॉन एडवर्टाइजमेंट, नो एडवर्टाइजमेंट, और इधर भी क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, और इसका भी नॉट एडवर्टाइजमेंट 2। तो यहाँ पर देखिए ये जो है पहले ए का होगा उसके बाद बी का, तो सब में पहले ए है उसके बाद बी का स्ट्रेटजी है, ए का और बी का, है ना। तो जब इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहला अगर हम ए को देखते हैं तो ए को देखते हैं रो वाइज, क्योंकि रो ही ए का स्ट्रेटजी होता है और कॉलम बी का स्ट्रेटजी होता है। तो
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट जब कर रहा है तो इसको कितना मिल रहा है, पहला फर्स्ट रो से 4 रुपये पर प्रोडक्ट मान लीजिए लेते हैं, और 5 रुपया मिलता है दूसरा केस में, है ना। अभी बी को हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है ना, R2 में देखते हैं तो इसको कितना मिलता है, 2 और 3। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट से इसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। 4 इज ग्रेटर देन 2 और 5 इज ग्रेटर देन 3। या फिर हम एडवर्टाइजमेंट को किसी से भी कंपेयर करेंगे, इससे या इससे, या फिर इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे या फिर इससे कंपेयर करेंगे, तो दोनों ही केस में ए के लिए, है ना, डोमिनेट स्ट्रेटजी या बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सा है, बेस्ट स्ट्रेटजी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ए के लिए डोमिनेट स्ट्रेटजी कौन सा हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है ना। यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि बी कौन सा पॉलिसी अपना रहा है। उसी तरह से अगर हम बी का बात करेंगे तो बी के लिए क्या होगा कि इसको भी देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर ये देता है तो इसको मिलता है 3 रुपये पर प्रोडक्ट और 5 रुपया, है ना, फर्स्ट कॉलम में। और जब ये एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है, नो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, C2, तो इसको कितना होता है, 1 रुपया पर प्रोडक्ट और 2 रुपया। तो इस केस में भी यहाँ पर देखिए कि जब एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो वो ज़्यादा उसको बेनिफिट मिल रहा है किसके तुलना में, नोट एडवर्टाइजमेंट के लिए की तुलना में, है ना। अगर हम इसको किसी से भी कंपेयर करें, इससे या इससे, या फिर इसको इससे करें या फिर इसको इससे करें, तो हर केस में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट से फर्म को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ए और बी दोनों के लिए बेस्ट या डोमिनेट स्ट्रेटजी क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नास इक्विलिब्रियम। तो नास इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि दोनों फर्म एक दूसरे का स्टेबल हो जाए, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि द नास इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन, द नास इक्विलिब्रियम is a situation in which each player chosen his optimal strategy given the strategy chosen by the other firm, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि नास इक्विलिब्रियम वैसे सिचुएशन है जहाँ पर सभी प्लेयर जो है वो अपना अपना ऑप्टिमम स्ट्रेटजी चलता है ना, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और दूसरा का स्ट्रेटजी को यहाँ पर गिवन मान लिया जाता है ना। ये भी हमारा डोमिनेट स्ट्रेटजी का एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ए एडवर्टाइजमेंट अगर दे रहा है तो इसका सबसे बेस्ट है नोट एडवर्टाइजमेंट की तुलना में, तो ए इसका एडवर्टाइजमेंट इसका बेस्ट स्ट्रेटजी हो गया, ए का एडवर्टाइजमेंट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट या ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है किसके तुलना में, नोट एडवर्टाइजमेंट का। और उसी तरह से बी का भी एडवर्टाइजमेंट क्या है, स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी है या ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है,
तो ये दोनों ही केस में ए और बी फर्म के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या है? एडवर्टाइजमेंट, है ना, कि नोट एडवर्टाइजमेंट की तुलना में एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा इसको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर दो प्लेयर है मार्केट में तो दोनों अपना अपना एडवर्टाइजमेंट चलेगा तो दोनों का शेयर क्या हो जाएगा? बराबर होगा, या फिर पहले की तुलना में वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जिसको यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहला, अगर एडवर्टाइजमेंट ए देता है और बी भी देता है तो इसका ए का 4 रुपया बेनिफिट होता है और बी को 3 रुपया होता है। लेकिन अगर ए एडवर्टाइजमेंट देता है और बी नहीं देता है तो ए को ज़्यादा बेनिफिट होता है 5 रुपया, जबकि नुकसान किसको हो रहा है? बी को, यहाँ पर 1 रुपया। उसी तरह से अगर ए एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है, ठीक है, और बी एडवर्टाइजमेंट दे देता है तो 5 रुपया इसको, मतलब कि बी यहाँ पर विनर हो जाता है। उसी तरह से अगर दोनों एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है तो इस केस में ए को 3 रुपया बेनिफिट होता है और बी को 2 रुपया होता है। तो अब अगर हम इसको इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब दोनों का स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर दोनों अगर 8 दे रहा है तो ए को 4 और बी को 3 हो रहा है, ये दोनों एडवर्टाइजमेंट के केस में। अगर नोट एडवर्टाइजमेंट में दोनों का जो हो रहा है, ए को 3 और बी को 2 रुपीज़ हो रहा है। तो देखिए, अगर नहीं एडवर्टाइजमेंट करेगा तो दोनों डिसइक्विलिब्रियम होगा, कम प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन अगर दोनों एडवर्टाइजमेंट देगा तो ये लोग पहले की तुलना में ज़्यादा बेनिफिट कमाएगा, है ना। 3 से 4 हो गया और इसका 2 से 3 हो गया। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है? ऑप्टिमम स्ट्रेटजी को। इस केस में ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो जब दोनों इक्विलिब्रियम में होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और ये हमारा लागू होता है किसमें? कुड नॉट डुओपोली में, कुड नॉट डुओपोली में। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि एक अपना चाल चलता है, आउटपुट इंक्रीज करता है ये सोच के कि दूसरा उस पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, फिर उधर से दूसरा प्लेयर भी अपना आउटपुट बढ़ा देता है ये सोचकर कि अदर कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो सेम स्थिति यहाँ पर हो रहा है कि ए अपना एडवर्टाइजमेंट बेस्ट देगा तो पहले की तुलना में वो ज़्यादा बेनिफिट कमाएगा। अगर बी भी अपना एडवर्टाइजमेंट देगा तो नॉन एडवर्टाइजमेंट की तुलना में ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोनों अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो दोनों का एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जो है वो सबसे बेस्ट है। अगर एक एडवर्टाइजमेंट देता है और दूसरा एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है तो एक को गेन हो रहा है, तो जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसको गेन होगा और जो एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा है उसको लॉस होगा। कि नाश इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब ए सेट ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। नाश इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब द सेट ऑफ strategy where each player believe that it is doing the best it can, best it given the strategy of the other player, ठीक है। तो नाश इक्विलिब्रियम क्या है? एक सेट ऑफ स्ट्रेटजी है, ठीक है, जहां पर हर प्लेयर ये सोचता है कि हमने जो चाल चला या स्ट्रेटजी डिसीजन लिया वो दूसरा से बेस्ट है या फिर हमारा पहले के स्ट्रेटजी से बेस्ट है।
ये देखते हुए कि दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा या गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ द अदर प्लेयर। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा प्लेयर भी अपना बेस्ट लेता है, तो जब दोनों बेस्ट स्ट्रेटजी लेता है तो अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, तो उसी को हम लोग नाश इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि सभी गेम नाश इक्विलिब्रियम नहीं होता है ना। नॉट ऑल गेम हैव सिंगल नाश इक्विलिब्रियम। ठीक है, और दूसरा कोई जरूरत नहीं है कि सभी गेम का एक ही नाश इक्विलिब्रियम होगा, है ना, मोर देन वन भी हो सकता है, बट हैव मोर देन वन नाश इक्विलिब्रियम। कभी कभी इसको स्टेटमेंट में पूछ देता है ना, ये वाला स्टेटमेंट इसको भी और कभी कभी इसको भी एसर्टेशन में दे देता है। ठीक है, कि नाश इक्विलिब्रियम क्या है और क्या ये सिंगल इक्विलिब्रियम मॉडल है या फिर मल्टीपल इक्विलिब्रियम मॉडल है। तो यहाँ पर क्या है कि सभी गेम सिंगल नहीं होते हैं और कुछ का मोर देन वन नाश इक्विलिब्रियम होता है, तो श्योर है कि सिंगल भी है और मल्टीपल भी नाश इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनएम गेम थ्योरी जो ओरिजिनली जो वैन न्यूमन एंड मॉर्गस्टीन का गेम थ्योरी जो था इनिशियली, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी पढ़ना है ना। तो इसी को हम लोग दूसरा सैडल पॉइंट भी यहीं पे कहते हैं, इन्हीं का जो कॉन्सेप्ट था वो सैडल पॉइंट वाला था, सैडल पॉइंट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मैक्स मिन और मिनी मैक्स, मैक्स मिनी या मिनी मैक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसी को दूसरा नाम से हम लोग भी जानते हैं स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम, स्ट्रिक्टली डिटरमाइनिंग गेम। तो इसको किसी भी नाम से पूछ सकता है, एनएम गेम थ्योरी या न्यूमन मॉर्गस्टीन गेम थ्योरी, सैडल पॉइंट, मैक्स मिनी मिनी मैक्स कॉन्सेप्ट, या फिर स्ट्रिक्टली डिटरमाइनिंग गेम, है ना। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को बताता है और एक का गेन तो दूसरा को लॉस होता है। यहाँ पर कांस्टेंट आउटकम्स को एज्यूम करके मानता है, और यहाँ पर माना जाता है, एज्यूम करते हैं कि एक जब स्ट्रेटजी ए प्लेयर स्ट्रेटजी चलेगा, स्ट्रेटजी जब चलेगा तब दूसरा रिएक्शन करेगा, है ना, तब भी अपना स्ट्रेटजी चलेगा, स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब कि पहले एक एक्शन होगा तो दूसरा का रिएक्शन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट एज्यूम क्या होता है इसमें कि दूसरा कोई भी एज्यूम स्ट्रेटजी चलेगा, है ना, अगर कोई भी प्लेयर अपना स्ट्रेटजी चलता है, ठीक है, तो वो एज्यूम कर लेता है कि इसके लिए, अगर मान के चलते हैं यहाँ पर अगर बी को स्ट्रेटजी चलता है, स्ट्रेटजी, तो ए यहाँ पर एज्यूम करता है कि बी जो भी स्ट्रेटजी चलेगा उसका वर्स कंडीशन होगा या फिर इसका अनफेवरेबल होगा, अनफेवरेबल। ठीक है, मतलब कि बी का स्ट्रेटजी ए को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, है ना, मतलब कि यहाँ पर बी का स्ट्रेटजी से ए को ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो इसी चलते ये यहाँ पर मिनिमम को लेके चलता है कि उसमें से मिनिमम नुकसान का होगा, है ना, किसमें होगा,
उसी तरह से जब ए चलता है तो बी एज्यूम करता है कि इसका स्ट्रेटजी जो है वो हमारे लिए अनफेवरेबल होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट सम ऑफ गेम है। तो कांस्टेंट सम ऑफ गेम है तो कहने का मतलब अगर इसको 10 मान लेते हैं तो एक को 8 मिलेगा तो दूसरा को 2 मिलेगा, या फिर एक को 6 मिलेगा तो दूसरा को 4 मिलेगा। तो अगर ए को 6 मिल रहा है और बी को 4 मिल रहा है तो ये जो भी चलेगा, मान लीजिए ए स्ट्रेटजी चला, इसको 9 हो गया तो इसको कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर ये अज्यूम करता है कि बी का जो स्ट्रेटजी होगा वो ए को खराब स्थिति में पहुंचा देगा, मतलब कि नुकसान होगा। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट सम ऑफ गेम भी कहते हैं इसको, कांस्टेंट सम ऑफ गेम, और या फिर इसको हम लोग जीरो सम ऑफ गेम कहते हैं, सम ऑफ गेम। कि यहाँ पर इसको तीन फायदा हो रहा है तो इसको 3 नुकसान हो रहा है, तो इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरा तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इन लोग अज्यूम जो किया है वो क्या किया है कि राइवल विल अडॉप्ट द पॉलिसी विच विल बी मोस्ट अनफेवरेबल टू हिम। ठीक है, कि अगर दूसरा प्लेयर जो भी स्ट्रेटजी चलेगा वो पहला के लिए अनफेवरेबल होगा। कहने का मतलब ए जो भी स्ट्रेटजी चलेगा वो बी के लिए सबसे खराब होगा या मोस्ट अनफेवरेबल होगा, मतलब ये इसको गेन होगा तो दूसरा के लिए लॉस होगा। ठीक है, इसलिए इस केस में एनएम गेम थ्योरी में या कांस्टेंट सम ऑफ गेम में प्लेयर जो है, प्लेयर कैसा गेम खेलता है, सेफ गेम, सेफ गेम, मतलब अपने आप को डिफेंसिव होता है, ऑफेंसिव नहीं होता है, डिफेंसिव। ठीक है, ऑफेंसिव कहने का मतलब अटैक होता है, ऑफेंसिव, और डिफेंसिव कहने का मतलब बचाव, कि दूसरा कोई अगर वार किया तो पहला बचने की कोशिश करेगा कि ताकि हमको कम से कम नुकसान हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ओलिगोपोलिस्ट, ओलिगोपोलिस्ट will adopt the policy of playing safe, ठीक है, आत्मरक्षा के हमको ऐसा प्रभाव से बचना है ताकि हमको कम से कम नुकसान हो। से यहाँ पर क्या होता है, एक को जब मैक्सिमम बेनिफिट होता है तो दूसरा को मिनिमम चुनना पड़ता है ना, और अगर एक को मिनिमम होगा तो दूसरा को मैक्सिमम होगा, जिसको हम एक एग्जांपल से यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि सम ऑफ गेम जो है वो 10 है। ठीक है, और ये एक ही पे ऑफ मैट्रिक्स में हम दोनों ए और बी प्लेयर का पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं दिखा सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम लोग दोनों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही को लेकर किया जाता है। तो यहाँ पर सम ऑफ गेम 10 है, कहने का मतलब टोटल कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर 10 है ना, और टोटल कंज्यूमर 10 है तो अब 10 में ही दोनों को डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अगर ए का ये पे ऑफ मैट्रिक्स है तो यहाँ पर अगर ये 2 यहाँ पर होगा तो इसको कितना मिलेगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 रहेगा तो 2 और 1 रहेगा तो 9, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको सम कितना आना चाहिए, 10, है ना। तो इसको जितना गेन होगा उतना उसको लॉस होगा, और इसको जितना लॉस होगा उतना इसको गेन होगा। और यहाँ पर रो जो है वो ए के लिए यूज होता है और कॉलम जो है वो बी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कैसे होता है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना। तो देखिए यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये यहाँ पर डिफेंस कर रहा है, तो ये मान के, या कोई भी स्ट्रेटजी चल रहा है तो ये मान के जो बी स्ट्रेटजी चला है उससे इसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, है ना, वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर बी का अगर स्ट्रेटजी है तो वो चलेगा तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो इसमें यहाँ पर देखे थे 8, ठीक है, तो इसको यहाँ पर मिनिमम देखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर ये तो इसका मिनिमम दिखा रहा है सब, और मैक्स यहाँ पर जो दिखा रहे हैं मतलब कि बी का ये एज्यूम कर लेता है कि बी को मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो ए क्या मानता है कि हमको उसमें से मिनिमम नुकसान किस में होगा। तो ये यहाँ पर सेलेक्ट करता है क्या कि मिनिमम नुकसान कितना होगा। तो ये मिनिमम स्ट्रेटजी को अपनाएगा। तो इसमें कितना होगा 1, ठीक है। इस केस में इसको मिनिमम कितना होगा 3, और इस केस में इसको मिनिमम कितना नुकसान सहना पड़ेगा या उसको मिनिमाइज करेगा 5। तो ये जब इसको मिनिमम चल रहा है, ये पहला ये एज्यूम कर लिया कि बी का जो स्ट्रेटजी होगा वो इसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसको हम लोग ज्यादा वाला में देखते हैं। तो इसको ज्यादा कितना मिलेगा, यहाँ पर 5, और ये इसमें क्या कितना से आएगा 8, और इसमें 9, ठीक है। तो ये तो अपना डिफेंसिव खेला है, डिफेंसिव कि अगर बी सबसे अच्छा चाल चलेगा या फिर बी का स्ट्रेटजी हमारे लिए सबसे खराब होगा तो हमको नुकसान कितना होगा, है ना, या फिर हमको बेनिफिट कितना कम होगा। मतलब इसका मिनिमम बेनिफिट का यहाँ पर बात कर रहा है, मिनिमम बेनिफिट कि अगर बी चलेगा तो उसको 2 होगा, अगर B2 चलेगा तो इसको 8 होगा, B3 चलेगा तो इसको 1 होगा। तो इसमें से सबसे कम नुकसान किस में होगा, तो ये B3 वाला में होगा, A2 में इसका B2 में होगा, और A3 में इसका B1 में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट इन लोग सिलेक्शन करता है कि इसको तो मैक्सिमम होगा, लेकिन ये भी ये सोचता है कि अगर ये चाल चलेगा तो हमको नुकसान मैक्सिमम पहुंचाएगा। तो अब मैक्सिमम से यहाँ पर ये क्या चूज करेगा, मिनिमम। तो मिनिमम कितना हो गया 5, और ये जो मिनिमम बेनिफिट में ये चूज करेगा कि इसमें से हमारा मैक्सिमम कितना होगा। तो इसको यहाँ पर कितना हो गया 5। तो ये हमारा जो चुना वो इसको हम लोग कहते हैं मैक्स मिनी, और इसको जो हम बोलते हैं मिनी मैक्स। ये मैक्सिमम में मिनिमम चुनाव कर रहा है और ये मिनिमम में मैक्सिमम चुनाव कर रहा है। तो यहाँ पर मिनी मैक्स इक्वल टू मैक्स मिनी हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैक्स मिनी इक्वल टू मिनी मैक्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं सैडल पॉइंट या स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम, ठीक है। तो अब यहां पर इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है कि मैक्स मिनी इक्वल टू मिनी मैक्स, मैक्स मिनी इक्वल टू मिनी मैक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 5। तो इस केस में ए जो है वो कौन सा चलेगा, अपना A3, ठीक है। ए के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगा A3, और बी के लिए क्या होगा B1, ठीक है। तो यहां पर अगर मान के चलते हैं एक को अगर 5 मिलेगा, ठीक है, तो दूसरे के लिए एक को 5 मिला तो दूसरा को 5 नुकसान होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसी को हम लोग जीरो सम ऑफ गेम कहते हैं, या न्यूमैन मॉर्गनस्टीन गेम, या स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम, या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक है, कुछ का बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है ना। ड्रॉबैक, पहला जो ड्रॉबैक है कि फर्म्स जो है वो एक्शन और रिएक्शन को नहीं देखता है। पहले एक्शन एंड रिएक्शन कहने का मतलब एक जब कोई एक्शन करेगा तो दूसरा उसको रिएक्ट करेगा, या पहला एक स्ट्रेटजी चलेगा तो दूसरा उसे डिफेंसिव करने के लिए चलेगा, बल्कि साइमल्टेनियसली स्ट्रेटजी चलता है। जो फर्म जो होते हैं, है ना, फर्म
साइमultaneously क्या करते हैं, अपना अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक चलेगा तभी हम चलेंगे, ऐसा बात नहीं होता है। दूसरा कि कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट सम ऑफ गेम नहीं होता है, बल्कि नॉन कांस्टेंट गेम भी होता है। कि अगर यहाँ पर मैक्स मिनी इज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, नॉन जीरो सम गेम, है ना। कि एक को नुकसान, यहाँ पर ये भी कंडीशन हो सकता है कि दोनों को, अगर दोनों एडवर्टाइजमेंट अगर देगा तो हो सकता है दोनों को बेनिफिट हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पर परफेक्टली क्वांटिफेबल आउटकम्स नहीं होता है। मार्केट हमारा क्या होता है, प्योर अनसर्टन होता है। ठीक है, तो इसको अनसर्टनिटी में हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट देने से दोनों का प्रॉफिट बढ़ जाए, या फिर एडवर्टाइजमेंट देने के बाद हो सकता है कि दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए और इसका प्रॉफिट घट जाए या फिर लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सारा चीज देखा जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर जीरो सम गेम नहीं बल्कि नॉन जीरो सम गेम होता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग मिक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, तो देखिए जब हमारा सैडल पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, सैडल पॉइंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है, तब वहां पर हमारा क्या स्ट्रेटजी अपनाना पड़ता है, मिक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो हमें क्या करना होगा। तो सैडल पॉइंट में हर चीज को क्वांटिफाई कर लिया जाता था कि इसको चलने के बाद ये चलेगा तो दूसरा चलेगा, है ना। अगर दूसरा चलेगा तो पहला को कितना नुकसान होगा, अगर पहला चलेगा तो दूसरा को कितना नुकसान होगा, और एक दूसरे का स्ट्रेटजी पता होता था। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है कि किसी के बारे में किसी को परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किस चीज का, जो भी डिसीजन लिया जाता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी से कि वो चला तो हमको इतना गेन होगा या इतना लॉस होगा, क्योंकि एग्जैक्ट इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, या फिर रैंडम डिसीजन या रैंडम स्ट्रेटजी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो मिक्स स्ट्रेटजी को हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, रैंडम स्ट्रेटजी। ठीक है, या प्रोबेबिलिटीज स्ट्रेटजी, प्रोबेबिलिटीज स्ट्रेटजी। और इस केस में एक का रिएक्शन दूसरा का एक्शन नहीं होता है, बल्कि साइमultaneously लिया जाता है। डिसीजन जो होता है साइमultaneously लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि उसके कारण हमको कितना नुकसान हुआ, या फिर कौन सा स्ट्रेटजी वो चलेगा जिसके कारण नुकसान या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हम लोग हर चीज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर मिक्स स्ट्रेटजी क्या होता है कि ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी is a combination of two strategy with probabilities assigned to the strategy, ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, है ना, कि सैडल पॉइंट अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग मिक्स स्ट्रेटजी से कैसे निकालते हैं। जैसे एक हम पे ऑफ मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये बी है और ए है। ठीक है, 1 7 6 2।
तो अगर हम इसको देखेंगे मिनी मैक्स करके तो मिनिमम 1 है और इसमें 2 है, और इसका मैक्स और मिनी देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 7। तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा 6 और इसका मैक्स कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर मिनी मैक्स और मैक्स मिनी बराबर नहीं है ना। मिनी मैक्स इज नॉट इक्वल टू मैक्स मिनी। तो यहाँ पर हम लोग क्या अपनाएंगे मिक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, तो मिक्स स्ट्रेटजी में क्या करते हैं हम लोग कि इसको ए को मान लेते हैं पी और प्रोबेबिलिटी, और बी को मान लेते हैं क्यू। तो अगर हम ए का बात करेंगे तो इसका रो 1 और रो 2। तो अगर रो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी पी है तो रो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस पी। उसी तरह से बी के लिए अगर कॉलम 1 जो है वो क्यू है तो कॉलम 2 के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगा p प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 1, मतलब टोटल अगर प्रोबेबिलिटी होगा तो 1 है ना। और अगर q का करेंगे q प्लस 1 माइनस क्यू इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो एक 1 से कम, मतलब कि दोनों का जो प्रोबेबिलिटी होगा जोड़ने के बाद हमारा 1 ही आना चाहिए। तो इसलिए रो में अगर इसको p मान रहे हैं तो ये 1 माइनस पी होगा, अगर इसको q मान रहे हैं तो इसको 1 माइनस क्यू होगा, या फिर p प्लस q इक्वल टू हम लोग 1 मानते हैं। तो अगर p इक्वल टू तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस p, है ना। और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे p प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 1 होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेयर ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा। एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए प्लेयर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे मानेंगे, यहाँ पर इसको लेंगे पहले रो 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और इसका कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रो 1 के लिए अगर लेंगे तो यहाँ 1 इंटू पी प्लस 7 इंटू 1 माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरा रो 6 पी प्लस 2 1 माइनस पी। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा p प्लस 7 माइनस 7p इक्वल टू 6p प्लस 2 माइनस 2p। ठीक है, अगर हम p को एक साइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 6p प्लस 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p प्लस 2। तो p कि किस तरह से हम पे ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं, है ना। मतलब कि जब मिक्स स्ट्रेटजी होता है तो वहाँ पर हमको एग्जैक्टली क्वांटिफाइबल नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी या रैंडम मेथड का प्रयोग करते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी चलता है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट अदर फर्म पे क्या होगा ये हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिजनर डायलेमा एंड ओलिगोपोली थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिजनर डायलेमा किस चीज का एक्सप्लेन करता है कि जब अनसर्टनिटी होता है ना, और अनसर्टनिटी में राइवल फर्म क्या रिएक्ट करेगा, है ना, और उसके रिएक्शन के कारण पहला फर्म क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ओलिगोपोलिस मार्केट में क्या होता है कि अनसर्टनिटी में डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, और डिसीजन लेकर रिएक्ट करना पड़ता है किसको राइवल फर्म को। ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि द फर्म वर्किंग इन ओलिगोपोलिस्ट मार्केट मेक डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट हाउ देयर राइवल विल रिएक्ट देयर मूव। ठीक है,
कि ओलिगोपोलिस में जब अनसर्टेनिटी होता है तो कोई भी स्ट्रेटजी या मूव करना होता है ये देखते हुए, है ना, कि अदर क्या करेगा। तो एग्जैक्ट तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी में, अनसर्टेनिटी में हम ये डिसीजन लेते हैं कि राइवल क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अगर ये फर्म क्या रिएक्ट करेगा। ये अगर कुछ पॉलिसी देता है तो ए को नहीं पता कि बी क्या रिएक्ट एक्चुअली में क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मॉडर्न में इस तरह का बहुत सारा मॉडल देखने को मिलता है प्लेजर डायलेमा का। ठीक है, जिसमें हम लोग कार्टेल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, कार्टेल में किस तरह से कॉपरेट करता है ना, कॉपरेशन, और कॉपरेशन नहीं करता है तो दोनों का किस तरह से नुकसान होता है। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजनर डायलेमा। प्रिजनर डायलेमा, ठीक है, तो प्रिजनर मतलब होता है कैदी। तो ये पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है वो कैदी से लिया गया है कि मान के चले दो सस्पेक्ट है, दोनों एक चोरी में पकड़ा गया है, सस्पेक्ट बी और सस्पेक्ट ए। तो दोनों को जब पुलिस, यहाँ पर क्या होता है प्रिजनर डायलेमा में कि दो कैदी है ना, दोनों पकड़ा गया है और दोनों को डिफरेंट सेल में रखा गया है ना। अब इसके पास सेपरेटली पूछताछ किया जाता है, इसको भी सेपरेटली पूछताछ की जाता है, दोनों का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। तो इससे पूछा जाता है कि आप एक कॉन्फेस कर ले, है ना, कि खून इसने, चोरी इसने किया है। और बी को भी वही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बता दीजिए, कबूल कर लीजिए कि ए ने चोरी किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना सिचुएशन एराइज होगा कि या तो दोनों एक दूसरे को कॉन्फेस करेगा, ठीक है, या फिर एक कॉन्फेस करेगा और बी नहीं करेगा, या फिर बी कॉन्फेस करेगा कि ए ने चोरी किया है और ए नहीं करेगा, या तो दोनों डिनाई करेगा। ठीक है, डोंट कॉन्फेस। तो यहां पर अगर दोनों कॉन्फेस कर लेता है एक दूसरे को तो इन लोग को सजा 5 साल का मिलता है। ठीक है, अगर बी कॉन्फेस कर लेता है, ठीक है, कि ए ने चोरी किया है तो इसको 0 मिलेगा और इसको 10 साल का सजा मिलेगा ए को। ठीक है, उसी तरह से अगर ए कॉन्फेस कर लेता है कि, या फिर गवाह बन जाता है कि बी ने चोरी किया है, तो यहाँ पर बी को 10 साल का सजा होगा और ए को 0 साल का। अगर दोनों डिनाई कर देता है तो दोनों का 1 साल का सजा होगा। अब देखिए यहाँ पर डायलेमा विरोधाभास है। ठीक है, कि इसको ए को नहीं पता कि बी क्या बोलेगा और बी को भी नहीं पता ए को ए क्या बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन क्या लेगा, ए अपना सेपरेटली डिसीजन लेगा कि अगर हम बी को क्लेम कर देते हैं कि बी ने चोरी किया तो हमको 0 ईयर मिलेगा, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली अगर बी भी कॉन्फेस कर दिया हमको तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं दोनों ने कॉन्फेस कर दिया एक दूसरे को कि दोनों गलती ये चोरी किया है, दोनों को 55 साल होगा। तो अगर यहाँ पर दोनों डिनाई कर देता है कि बी नहीं चोरी किया है और बी भी बोल देता है कि ये नहीं चोरी किया है, तो यहाँ पर दोनों का सजा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट है या दोनों के एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग क्या करेगा, ए और बी दोनों क्या करेगा, डोंट कॉन्फेस, एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करेगा और इन लोग बच के निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का मॉडल है प्रिजनर डायलेमा। अब हम इसको अगला देखते हैं कि इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ ए कार्टेल। इनस्टेबिलिटी ऑफ ए कार्टेल। ठीक है, इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्टेल कहने का मतलब यहाँ इसको सीधा सीधा बोलते हैं चीटिंग इन कार्टेल, चीटिंग। ठीक है, अगर
कार्टेल का क्या होता है कि ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, और ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए सब एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट करने के बाद सिंगल पॉलिसी काम करता है, और हाई प्राइस पे इन लोग क्या करता है, हाई प्रॉफिट गेन करता है। लेकिन अगर कोई इसी में से चीट करता है ना, तो एक को नुकसान होगा, कार्टेल को नुकसान होगा और उसको फायदा होगा। तो यहां पर देखना है कि अगर कोई चीट करता है तो उस केस में क्या स्थिति होता है, अगर चीट नहीं करता है तो उस केस में क्या स्थिति उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं पे ऑफ कार्टेल मेंबर, कार्टेल मेंबर्स। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग का पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना होगा, करना चीट मीन्स लो प्राइस और कॉर्पोरेट मीन्स हाई प्राइस। ठीक है, कॉर्पोरेट करने का मतलब कि वो कार्टेल में बना है। यहाँ पर सिचुएशन देख रहे थे कि अगर दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली अगर चीट करता है, कि लो प्राइस अगर करता है ना, तो दोनों को कितना मिलेगा, 5 रुपया का बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस केस में बी चीट करता है, ठीक है, और एक कॉपरेट करता है, स्टिल ये कार्टेल की तरह ही बिहेव करेगा हाई प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीट करेगा उसको बेनिफिट हो जाएगा, बी अगर चीट कर रहा है तो 25 रुपया उसको बेनिफिट मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा, 2 रुपया, मतलब इसको नुकसान हो जाएगा। उसी तरह से फर्म ए अगर चीट करता है तो उसको 25 रुपया मिलता है, और जो कॉपरेट करता है तो इसको 2 रुपया। और दोनों अगर कॉपरेट करेगा तो इसको 15 रुपया बेनिफिट होगा, है ना। तो यहाँ पर 4 सिचुएशन एराइज हो रहा है कि अगर दोनों चीट करेगा तो लो प्राइस में कंपटीशन होगा, तो 5 केवल उसको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर एक चीट कर ले रहा है और दूसरा चीट नहीं करता है, तो जो चीट करने वाला का बेनिफिट ज्यादा हो जा रहा है और चीट नहीं करने वाला का कम। ठीक है, तो यहां पर सिचुएशन डिफरेंट एराइज होता है कि इसको नहीं पता कि ये चीट कर रहा है, बी को नहीं पता है कि ये चीट कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में अगर दोनों चीट करेगा तो इन लोग का नुकसान सहना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों कोऑपरेट कर लेता है तो ये दोनों अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और कार्टेल इसका बचा रहेगा, और कार्टेल का जो एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो आसानी से अचीव कर जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि कंपटीशन है, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव गेम यहाँ पर है कि अगर कॉपरेट करेगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, और कॉपरेट अगर नहीं करेगा तो इसको एक दूसरे को नुकसान सहना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक था टीट फॉर टैट। टीट फॉर टैट, इसमें क्या होगा, जैसा को तैसा। तो जैसा को तैसा कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कोई रिएक्ट कर रहा है तो दूसरा कोई भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कार्टेल की स्थिति में, तो अगर एक चीट कर रहा है तो दूसरा भी क्या करेगा, चीट करेगा, और एक कॉपरेट करेगा तो दूसरा में भी चीट कर सकता है, या फिर दोनों कॉपरेट कर सकता है। तो अगर कार्टेल हो या ना हो, ये स्थिति एराइज हो जाता है कि आपस में अगर कॉपरेशन करता है तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर हम कॉपरेशन को तोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे कि दो इंडिविजुअल फर्म है ए एंड बी, तो आपसी अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो ये क्या करेगा कि ये दोनों आपस में कोलैबोरेट हो जाएगा। भले एग्रीमेंट कैटल नहीं बनेगा लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, तो दोनों कंपटीशन नहीं करके बल्कि हाई बेनिफिट कमाएगा। लेकिन अगर बी अपना प्राइस को कम कर देता है, लो प्राइस कर देता है, सॉरी ए अगर लो प्राइस करता है तो बी भी क्या करेगा, लो प्राइस करेगा।
तो इस केस में क्या हो रहा है कि इसका रिएक्शन इसका, ये जैसा कर रहा है वैसा ही बी भी कर रहा है। अगर ये लो प्राइस करेगा तो ये भी करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और ये जो होता है, ये इसी को हम लोग रिपीटेड गेम भी कहते हैं, कि प्रैक्टिकल मार्केट में या प्रैक्टिकल में यही नेचर पाया जाता है। ओलिगोपोलिस्ट का जो बिहेवियर है ना, कि कुछ समय के लिए इन लोग क्या करता है, कोलैबोरेट हो जाता है, कि एक समय अगर चीट किया तो टीट फॉर टैट उसी समय होगा, टीट फॉर टैट। ठीक है, कि अगर मान के चलते दोनों कोलैबोरेट कर रहा था, तो एक लो प्राइस किया तो दूसरा भी लो प्राइस कर दिया, अगर फिर दोनों को मन किया कि नहीं आपस में कोलैबोरेट हो जाए, तो ये पिछला रिएक्शन का जो आउटकम्स है उसको भूल जाता है, फिर यहाँ पर कोऑपरेट कर लेता है। ठीक है, या पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकता है यहाँ पर उसके साथ, है ना। लेकिन फिर क्या होगा, फिर चीट कर सकता है। तो ये चीट और कोलैबोरेशन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चलता रहता है ना। तो इसी को हम लोग टीट फॉर टाइट कहते हैं और रिपीटेड गेम कहते हैं। रिपीटेड गेम कहने का मतलब कि एक बार रिएक्शन और एक्शन हुआ, फिर कोऑपरेट हो गया, है ना, लेकिन फिर लो प्राइस हाई प्राइस दोनों में कंपटीशन शुरू होता है। तो इस तरह से इंडिफिनिटली चलते रहता है और रिपीट होते रहता है। और यहाँ टीट फॉर टैट करने का मतलब दूसरा होता है कि राइवल फर्म को पनिश करना, पनिशिंग राइवल फर्म। ठीक है, कि अगर लो प्राइस ये भी किया है तो हम भी उससे कम ज्यादा प्राइस कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटेड गेम का मतलब क्या हुआ, रिपीटेड गेम। रिपीटेड गेम कहने का मतलब होता है कि प्लेयर जो है वो मोर देन वन मूव करता है, मतलब कि एक मूव नहीं बल्कि बार बार 2 3 4 5 बार वो मूव करता है, मतलब कि स्ट्रेटजी अपना चलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया कि लो प्राइस ये करेगा तो ये भी लो प्राइस करेगा, तो इसके बदला ले लिया टीट फॉर टाइट, फिर कॉपरेट हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कॉपरेट हो गया तो ये हमेशा के लिए हो गया, फिर ये वो चीट कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक से दो बार 3 बार 4 बार भी ये रिपीट हो सकता है ना, एक से ज्यादा मूव चलना या फिर अपना स्ट्रेटजी चलना। नेक्स्ट जो होता है स्ट्रेटजिक मूव, स्ट्रेटजिक मूव, है ना, मूव्स। तो इस केस में क्या होता है कि जो बड़ा फर्म होता है वो थ्रेट करने की कोशिश करता है, धमकी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेट, कमिटमेंट एंड क्रेडिबिलिटी, और एक आता है इंट्री डिट्रेशन, इंट्री डिट्रेशन, डिटरेंस, इंट्री डिटरेंस। देखिए स्ट्रेटजिक मूव कहने का मतलब होता है कि अपना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी को चलना और इसके कारण दूसरे को नुकसान पहुंचाना, मतलब दूसरा फर्म को हमेशा दबा के रखना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला इसका यूज किया जाए थ्रेटन के लिए, कि ये हमेशा अदर फर्म को ये धमकी देते रहता है या थ्रेट करने रहता है कि हम अपना लो प्राइस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन अगर करेगा तो ये फर्म क्या करेगा, अपना लो प्राइस कर देगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एयरटेल और जियो का बात करें तो जियो हमेशा ये अपना डोमिनेट थ्रेट करते रहता है अदर टेलीकॉम कंपनी का, कि आने वाले समय में हम अपना प्लान कम कर देंगे तो ये कर देंगे, है ना। तो इस केस से वो अपना थ्रेटन और क्रेडिबिलिटी, और ये हमेशा कमिटमेंट करते रहता है कि हम ये करेंगे, कि हम मार्केट कैप्चर करेंगे। मार्केट कैप्चर करने के लिए हम नया टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी किया नहीं है, लेकिन फिर भी वो अदर फर्म को धमका के रखा है, जैसे कि हम ये टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, 5G ला रहे हैं, ठीक है, या हम ये फाइबर बिछा रहे हैं। तो इस तरह से करके वो अपना कमिटमेंट है उसको पूरा भी कर रहा है और इसके कारण दूसरा फर्म को थ्रेट भी कर रहा है। ठीक है,
और अपना थ्रेट से क्या होता है, अपना क्रेडिबिलिटी को भी बचा रहा है, कि जो उसका क्रेडिट है मार्केट में उसको भी वो सेफ करने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, और लास्ट जो है कि स्ट्रेटजिक मूव से अपना जो न्यू फर्म का एंट्री है, एंट्री ऑफ न्यू फर्म, इसको बैरियर करता है। बैरियर ये कैसे करेगा, बैरियर लो प्राइस से, ठीक है। और ये एहसास दिलाएगा नया फर्म को कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब कि लॉस होगा, इतना प्राइस कम कर देता है कि नया फर्म जो है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाता है। मतलब कि अगर इसका 10 रुपया है तो ये रखेगा 8 रुपया, ताकि इसको 2 रुपया को नुकसान होगा। तो ये स्ट्रेटजिक मूव के कारण क्या, या फिर नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस, जिसके कारण इसको नया फर्म आने से वंचित, ठीक है। तो स्ट्रेटजिक गेम का मेन उद्देश्य क्या होता है कि अदर फर्म को थ्रेट करके रखना, है ना, और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब थ्रेट के चक्कर में ये अपना प्रॉफिट भी लॉस कर सकता है ना। जैसे होता है कि लो अगर प्राइस करेगा तो मे बी इसको कम बेनिफिट होगा, है ना। तो इसका बेनिफिट भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर बड़ा फर्म है तो ये तो अपना बियर कर लेता है, लेकिन नया फर्म क्या करता है, कंपटीशन से बाहर हो जाता है। इसी का एक एक्सटेंशन भाग है स्ट्रेटजिक मूव का, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड का। स्ट्रेटजिक मूव्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, हमारा डंपिंग से, डंपिंग से, है ना। डंपिंग से कैसे, कि अगर मान के चलते हैं कि ए और बी कंट्री है, ए एक्सपोर्टर कंट्री है और बी इंपोर्टर कंट्री है, तो ये क्या करता है कि अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए ये प्राइस लो करता है ना। और हमेशा ये बी कंट्री को मार्केट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग फर्म, तो इस केस में अगर प्राइस ये लो कर देता है, ये भी प्राइस लो कर देता है ना। जैसे कि पहले ये यहाँ पर 20 रुपये में बेच रहा था, तो ये आया तो यहाँ 15 रुपये में बेच रहा है। अगर ये कंपटीशन करके क्या किया कि 12 रुपया कर दिया, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर कंट्री होता है उसके गवर्नमेंट यहाँ पर क्या दे देती है, सब्सिडीज। अब ये इसको कितना में करेगा, 10 रुपया में। तो ये थ्रेट भी कर रहा है और अपना मार्केट एक्सपेंशन कर रहा है, और यहाँ पर ये लॉस भी सह रहा है, लेकिन ये लॉस शॉर्ट टर्म के लिए है। और मार्केट जब कैप्चर करना होता है तो ये इस तरह का स्ट्रेटजी अपनाया जाता है। तो यहाँ पर जो लो प्राइस करना है यही हमको थ्रेट स्ट्रेटजी भी कहते हैं, ठीक है। कि जब ये 12 रुपये से नीचे नहीं जा सकता, अगर 12 रुपये से नीचे गया तो इसको लॉस हो जाएगा, मार्केट से हट जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या करता है कि सरकार इसको सब्सिडी दे देती है, और इसका मार्केट कैप्चर करने के लिए यहाँ लो प्राइस पे बेचना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लो प्राइस का थ्रेटन है ये इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल डंपिंग भी कहते हैं। उसका नेक्स्ट इसमें है वर्चुअल कॉरपोरेशन, ठीक है। जो वर्चुअल कॉरपोरेशन, देखिए प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ बहुत देखने को मिलता है कॉरपोरेशन का। देखिए वर्चुअल कॉरपोरेशन कहने का मतलब होता है कि फर्म आपस में क्या करते हैं, ज्वाइंट होते हैं, है ना। ज्वाइंट ज्वाइंट कहने का मतलब जैसे कि अभी अगर हम लोग देखें जियो का, तो ये किसके किसके साथ ज्वाइन किया, गूगल के साथ, गूगल, फेसबुक, ठीक है, और बहुत सारा
कंपनी के साथ किया है ना। तो ये करने का मेन मकसद क्या था कि अगर न्यू मार्केट अगर हम लोग खोजते हैं या न्यू इनोवेशन होता है तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, इनोवेशन। और इन लोग क्या करता है, एक दूसरे से अपना टेक्नोलॉजी शेयर करता है। तो अब देखिए कोई भी इनोवेशन होगा तो यहाँ पर जो भी अदर फर्म होंगे ये दोनों, ये सब ज्वाइंट हो गया, क्या हो गया, जॉइंट हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर कोई भी फर्म अगर यहाँ इस पे काम कर रहा है तो इसके तुलना में छोटा पड़ जाएगा, और इन लोग कोलैबोरेटिवली ये मार्केट को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और अदर फर्म जो है वो मार्केट से बाहर हो जाएगा और ये मोनोपोली की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि जो भी नए टेक्नोलॉजी ईजाद होगा या फिर जो नया मार्केट से नए प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट अपने पास इन लोग रख लेगा। ठीक है, इसी को हम लोग, और ये कोई परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्प्रोरी होता है, कुछ दिन के लिए होगा या फिर टेम्प्रोरी और परमानेंट दोनों हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें हीरो और होंडा, होंडा तो टू व्हीलर में इन लोग धमाल मचा के रखा था, टू व्हीलर में। ठीक है, तो बाइक की दुनिया में इन लोग सबसे ज्यादा नाम कमाया। उसी तरह से मारुति और सुजुकी, तो मारुति और सुजुकी तो अभी तक तो कोलैबोरेट है, लेकिन हीरो और होंडा दोनों क्या किया, सेपरेट हो गया। लेकिन कुछ दिन तक मार्केट को कैप्चर करके रखा, उसके बाद इन लोग दोनों सेपरेट हो जाएगा, आगे में भी इन लोग कॉपरेट करें। उसी तरह से हर फर्म एक दूसरे से ज्वाइंट करके मार्केट कैप्चर करता है और नई टेक्नोलॉजी या नया इनोवेशन जो भी होता है वो एक दूसरे को साथ शेयर करता है और मार्केट में मार्केट कैप्चर करता है, अपना मोनोपोली करके प्रॉफिट हाई से हाई करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल कॉपरेशन।